इस वीडियो में हम करने वाले हैं सब्जेक्ट हिस्ट्री है और ये इसी के सारे एमसीक्यू करेंगे। यूनिट यहाँ पे है द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857-1917 की कंप्लीट यूनिट करने वाले हैं। तो ये यूनिट जो है वो कई दो चार पार्ट्स में है। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे पढ़ेंगे द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिपाही। सिपाही का मतलब होता है सोल्जर्स। तो सिपाही मीन्स द नेटिव सोल्जर्स। Which of the following is not the cause of the first war of independence 1857? इसमें से कौन सा कॉज इस फर्स्ट वार से रिलेटेड नहीं है? तो वो है टैक्स राइजेस ऑन ब्रेड। पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री, ये सारे इससे रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल कॉज? इसमें से कौन सा पॉलिटिकल कॉज नहीं है? देखिए, द डॉक्टर ऑफ ब्लेव्स, एनेक्सेशन ऑफ अवध, conspiracy of Mughal imperial policy of expansion, treatment meted out of to नाना साहब, अनपॉपुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे पॉलिटिकल है। द विडो रीमैरिज एक्ट नहीं है। मैंने जानबूझ के इसलिए सारे लिख दिए ताकि आपको ये पॉलिटिकल कॉज याद हो जाएंगे। ब्रिटिश एस्टेब्लिश फॉर ट्रेडिंग, ब्रिटिश ने अपने व्यापार करने के लिए इंडिया में कौन सी कंपनी को एस्टेब्लिश किया था? तो वो था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश की कंपनी का नाम है। इन विच ईयर हेल्ड द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू एक्सपेंड ब्रिटिश यूज देयर पॉलिटिकल पावर? इनमें से कौन सी पॉलिटिकल पावर यूज नहीं कर सकते थे? बाई आउटराइट वॉर्स, बाई सब्सिडी अलायंस, बाई यूजिंग द पॉलिसी ऑफ डॉक्टर अलायंस। ये तीनों तो कर सकते थे, लेकिन जो डी पार्ट है बाई अप्लाइंग लार्ज टैक्स ऑन द डेली नीड्स, ये नहीं था इसमें। हु इंट्रोड्यूस सब्सिडायरी अलायंसेस, किसने ये अप्लाई किया था? तो ये थे लॉर्ड वेलेसे, वेलेस्ली। अंडर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम द इंडिया रूलर वर एग्रीड टू, इसमें यह था कि एक्सेप्ट द ब्रिटिश एज अ सुपर पावर एंड दे वुड नॉट एंटर टू द एनी अलायंस। सेकंड, द रूलर हैड टू मेंटेन द ब्रिटिश आर्मी एट देयर कॉस्ट ऑन कोस्ट। इनडायरेक्टली इंडियन रूलर लॉस्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो ये सारे सही है इसमें। द डॉक्टर लेस वाज इंट्रोड्यूस, इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ये थे यहाँ पे लॉर्ड डलोजी ने। डॉक्टर लाइन का मतलब होता है राज हड़प लेना का मतलब, सॉरी, डॉक्टर लाइन का मतलब सिद्धांत। तो जो सिद्धांत था मतलब दूसरों की जमीनों को हड़पना। लॉर्ड डलोजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये लॉर्ड डलोजी ने कब तक जनरल रहे थे इंडिया में? 1846 से 1856 तक। Who is the policy annexation of consequence showed clearly that the territory of no Indian princes was safe? ये किसकी पॉलिसी थी जिसमें एनेक्सेशन का मतलब राज को छीन लिया जाता था और कोई भी प्रिंसेस वहां पे सेफ नहीं था? तो ये थी लॉर्ड डलोजी की। द डॉक्टर लाइन्स ऑफ लेफ्ट मीन्स when a ruler of dependent state died without a natural heir, the state passed back to the English company. देखिए, फर्स्ट वाला आंसर सही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब कोई रूलर मर जाता था तो उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो उसकी सारी स्टेट को कौन ले लेता था? इंग्लिश कंपनी ले लेती थी। इंग्लिश कंपनी का मतलब ब्रिटिश के हाथों वो चला जाता था और कोई भी उत्तराधिकारी को जो नहीं होता था उसको कुछ उसके आगे किसी को नहीं मिलता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोमिनेंट स्टेट टू फॉल विक्टिम टू द डॉक्टर? कौन सी स्टेट ऐसी है जो डॉक्टर लाइन्स के अंडर में हड़प ही नहीं गई थी? तो वो थी दिल्ली। सतारा, झांसी, नागपुर, ये सारी ब्रिटिश ने अपने अंडर में कर लिया था। ऑन विच ईयर द रूलर ऑफ झांसी डाइड, जो झांसी का रूलर था वो कब मरे थे? 1853 में। व्हाट वाज द नेम ऑफ विडो ऑफ रूलर झांसी? झांसी के जो रूलर था उनकी विडो का नाम कौन था? विडो कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। हु वाज द एडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई? रानी लक्ष्मीबाई ने किसको अडॉप्ट कर रखा था? आनंद राव को। Why Rani adopted son Anand Rao was not accepted as their heirs of throne and at least her property was annexed by British. जो आनंद राव था वो रानी लक्ष्मीबाई का अडोप्टेड लड़का था, लेकिन उसको सिंहासन नहीं मिला था उसके पापा का, क्योंकि ब्रिटिश ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था। किसके कारण? ड्यू टू द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस वाज स्टार्टेड, फर्स्ट वार कब से स्टार्ट हुआ था? वो आपका था
57 सी पार्ट। हु वाज द लास्ट मुगल रूलर एंड वाज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कंपनी एंड रिसीव पेंशन फ्रॉम ब्रिटिश। आखिरी रूलर मुगल का कौन था? बहादुर शाह, जिसको पेंशन मिलती थी ब्रिटिश से, लेकिन वो भी बाद को बंद करा दी गई। Who announced in 1849 that the successor would not allowed to be used। किसने ये अनाउंस किया था कि अब जो उत्तराधिकारी है वो उसमें रेड फोर्ट में उनको यूज नहीं कर पाएंगे? तो ये कहा था किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। Who announced in 1856 बहादुर शाह सक्सेसर वुड नॉट यूज द टाइटल। किसने कहा था कि बहादुर शाह के जो आगे के मतलब उत्तराधिकारी है वो अब किंग की टाइटल नहीं होगा, इट मीन्स कि अब उसको वो राजा के नाम से नहीं जाना जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग। इसी के ब्याह पे मतलब जब राजा को कहने से मना कर दिया था तो मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वो अंगेंस्ट हो गई थी ब्रिटिश के लिए। तो आप ये ध्यान रखेंगे डेट्स वगैरह भी। हु वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ द एक्स पेशवा बाजीराव सेकंड। एक्स पेशवा का दूसरा नाम है बाजीराव सेकंड। इसके अडॉप्टेड सन कौन थे? इन्होंने किसको अडॉप्ट कर रखा था? नाना साहेब को। हु रिफ्यूज टू गिव द पेंशन टू नाना साहब। किसने मना कर दिया नाना साहब को पेंशन देने के लिए? पहले इनकी पेंशन आती थी वो बंद कर दी गई थी, तो किसने बंद करी थी? वो लॉर्ड डलहौजी ने। नाना साहब हैड इनहेरिटेड द इनॉर्मस वेल्थ फ्रॉम। नाना साहब को बहुत अपनी संपत्ति मिली थी। किससे मिली थी वो? तो वो थे उनके पिताजी एक्स पेशवा बाजीराव सेकंड से उनको अपनी मतलब संपत्ति मिली थी। हु स्पेंड दैट मनी टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश के खिलाफ इंडियन को तैयार करने के लिए, अवेयरनेस जगाने के लिए किसने पैसा खर्चा किया था? वो नाना साहब ने। जो अपने पिताजी एक्स पेशवा से उनको संपत्ति मिली थी उसका पैसा उन्होंने इंडियंस में लगा दिए, जो कि ब्रिटिश के विरुद्ध खड़े होने में चाहिए था पैसा। Who was the disposed on 7 February 1856 on the ground that अवध was not being managed well। किसको डिस्पोज कर दिया गया था कि अवध को वो ठीक से संभाल नहीं पा रहा? तो वो थे अवध के जो चलाने वाले थे वो नवाब वाजिद अली शाह। अंग्रेजों ने कह दिया कि अब आप अवध को चला नहीं पाओगे, तो इसको फिर उन्होंने डिस्पोज करा दिया। और किसने ऑर्डर करा था फरवरी 13 को? अवध कंप्लीट एनेक्सेशन टू द कंपनी डोमिनेट। कि अवध का पूरा राज को किसके अंडर में दे दिया? कंपनी। तो वो थे यहाँ पे द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। हु जस्टिफाइड दैट द एनेक्सेशन ऑफ अवध इज फॉर गुड गवर्नेंस। किसने कहा था कि अगर अवध का राज छीन लो तो वो अच्छा होगा हमारी शासन करने के लिए? तो लॉर्ड डलहौजी ने एडवाइस किया था ये। आफ्टर द annexation द पीपल ऑफ अवध हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टी। जब अवध का एनेक्सेशन हो गया, इट मीन उसको राज हड़प लिया था अंग्रेजों ने, तो उनको वहाँ के लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा? फर्स्ट था पीपल हैड टू पे हाई टैक्सेस करते थे लैंड पे। दूसरा था द तालुकदार एंड जमींदार वार वाइड स्पेयर डिससेटिस्फेक्शन। और थर्ड था harassment among these soldiers of the British Indian Army who came from अवध। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़े। फ्रॉम विच प्ले मेजर रोल इन द वार 1857। 1857 का सबसे जो जो वार हुआ था सबसे मेजर रोल किसका था? उसमें था एनेक्सेशन ऑफ अवध। जब अवध का राज हड़प लिया था तो यहाँ से लोग ज्यादा इंडियंस भड़क गए थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए थे। द रीजन विच मेड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हाईली अनपॉपुलर। जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेशन था वो मतलब पूरी तरह से अब अनपॉपुलर हो गया था। तो क्यों हो गया था? पीपल फाउंड देमसेल्फ आउट ऑफ द प्लेस विद द इंग्लिश लॉ एंड इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा था इंडियन वर बीइंग excluded from all high offices in the army as well administration. Third था the British official had great contempt for the Indian। तो ये सारे ट्रू थे जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेशन अनपॉपुलर हो गया। विच आर रिलीजियस एंड सोशल कॉज ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट। कौन से रिलीजियस सोशल कॉज थे? पहला था फियर्स रिगार्डिंग मास कन्वर्जन एंड क्रिश्चियनिटी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द रेलवे एंड टेलीग्राफ। लॉ ऑफ इनफेरेड इंटरफेयर्ड विद द रिलीजन एंड कस्टम ऑफ द पीपल। और था इंडिग्नेंट हर्ल्ड एट इंडियंस एंड फियर्स रिगार्डिंग इंग्लिश एजुकेशन। तो ये सारे करेक्ट है, मैंने जानबूझ के लिख रखे ताकि आपको ये याद हो जाए। द एक्टिविटी ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज क्रिएटेड अ सेंस ऑफ अलार्म अमंग बोथ। तो ये किसके में बीच में उन्होंने अलार्म किया था? हिंदू और मुस्लिम। द बाइबल को इंट्रोड्यूस किया था क्रिश्चियन ने।
इस क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट में नहीं बल्कि कहाँ पे भी किया था, स्कूल, अदर जो स्कूल थे गवर्नमेंट के और जो जेल थे वहाँ पे भी बाइबल्स को पढ़ना कंपलसरी करवा दिया गया था। द ऑफिशियल ओपनली प्रेस्ड क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन इन द मॉस्क, मतलब जो ऑफिशियल अधिकारी लोग थे उन्होंने प्रचार किया था क्रिश्चियन के धर्म का, किसमें, मॉस्के को और टेम्पल में, तो ये राइट है। विच एक्ट चेंज द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, हिंदू लॉ जो प्रॉपर्टी का था वो किस कब बना था, किसका, द एक्ट ऑफ 1850 का कहलाता है, जिसके अकॉर्डिंग हिंदू लॉ प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया गया था। अकॉर्डिंग विच लॉ हिंदू हु कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदू रिलीजन टू अनदर, कौन सा लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू जो थे वो अनदर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाते थे जिससे उनको अपने पूर्वजों की संपत्ति मिलती थी, तो वो था द हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी। इन द 19th century ब्रिटिश कंट्रोल सम द सोशल इवल्स, ब्रिटिश ने कौन कौन सी, मतलब ब्रिटिश ने कुछ काम अच्छा भी किया था, जैसे उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट करा था, सती और फीमेल इनफेरिने, एक्सेप्ट द ब्रिटिश हु अटैक सती एंड फीमेल इनफेंट, किसने ब्रिटिश के अलावा सती और फीमेल फीमेल इनफेंटिसाइड का मतलब होता है जो कन्या भ्रूण भ्रूण हत्या होती है उसको बोलते हैं, तो ये किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने, और दोनों ने। हु सोशल कॉज आर नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सोशल कॉज ट्रू नहीं है। इन द रेलवे कंपार्टमेंट पीपल ऑल कास्ट हैड टू सिट, दिस वाज द रिगार्डेड, ये पहला भी सही है। दूसरा, देयर वाज अ रूमर दैट टेलीग्राफ पोल्स वुड यूज फॉर हैंगिंग पीपल हु वर अगेंस्ट कंपनी, ये भी सही है। और थर्ड, द रेलवे एंड टेलीग्राफ वर लुक डाउन अपॉन द मीन्स टू ब्रेक सोशल ऑर्डर एंड कास्ट, तो ये सारे ही सोशल कॉजेस थे इसमें, तो ये आपको याद हो जाए इसलिए सारे लिख दिए गए। Every native, whatever his pretended rank may be, ought to be compliant to the salam all English gentlemen in the street, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर सड़क पे कोई अंग्रेज मिल जाए तो उसको सलाम करना था, ये किसने, ये कहाँ के व्यक्ति ने लागू किया, आगरा के मजिस्ट्रेट ने। इन 1829 द बंगाल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश एन इंग्लिश क्लास इन कोलकाता मद्रास स्कूल वाज, इंग्लिश क्लास कोलकाता में एस्टेब्लिश की गई थी, तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट था, वो था मुस्लिम इंस्टीट्यूट, जिसमें कि बंगाल गवर्नमेंट ने इंग्लिश क्लास को लगाना परमानेंट, मतलब उसको जरूरी करवा दिया गया। शिफ्टिंग द एम्फेसिस फ्रॉम ओरिएंटल लर्निंग टू वेस्टर्न एजुकेशन वाज नॉट रिसीव बाय द पीपल स्पेशली, ये किसको मंजूर नहीं था, ये था पंडित और मौलवी को मंजूर नहीं था। रिलीजियस एंड सोशल कॉज ऑफ द फर्स्ट बार इंडिपेंडेंट, कौन कौन से रिलीजियस सोशल थे। अब फीलिंग ऑफ पैनिक वाज राइजिंग इन द पीपल हु बिलीव दैट वुड बी द कन्वर्टेड टू द क्रिश्चियनिटी, सही है ये भी। Taxes were imposed on the property of the temples and mosquito was which earlier had been free of all taxes, ये भी है, तो ये सारे ही करेक्ट है ये। द इंग्लिश मैन इन इंडिया could insulted which are not economic cause of the first bar of India, the ruin of trade and handicraft, ये भी सही है इकोनॉमिक्स में। improvement of the cultivator, annexation of land free land, loss of livelihood, India reduced to an agricultural colony to British big families, तो ये सारे करेक्ट है, आप इसको याद कर लीजिए, इकोनॉमिक्स कॉजेस में है इसलिए सभी लिखा गया है यहाँ पर। In which year an act passed which prohibited the use of Indian silk and calories in England, कब कौन सन में इसको यूज करने को मना कर दिया गया था इंग्लैंड में, अब ये यूज नहीं होगा, तो 1720 में। द ब्रिटिश रूलर डिलिबरेटली क्रिप्ट इंडियन, किसको, मतलब यहाँ पर क्रिपल किया गया था इंडियन के, तो वो एयर आर्ट और क्राफ्ट को। ऑन विच इंडियन थिंग हैवी ड्यूटी, किस इंडियन थिंग पे हैवी ड्यूटी मतलब लगा दी गई थी, तो वो था आपका सिल्क और कॉटन पे ब्रिटिश ने काफ़ी ज़्यादा ड्यूटी लगा दी थी ताकि वो कम से कम बिके, ताकि यहाँ के ये लोग सिल्क और कॉटन का व्यापार ना कर पाए। बाय द मिडिल ऑफ द 19th century एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया पार्शली सीज, किसको पूरी तरह से सीज मतलब बंद कर रोक लगा दी गई थी, सिल्क और कॉटन पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स नाउ लुक्ड हेल्पलेस एंड डिसोलेटेड, कौन से जो थे पूरे मैन्युफैक्चर साउंड को पूरी तरह से मतलब बर्बाद कर दिए गए थे, तो ये सारे ही मैन्युफैक्चरिंग टाउन थे इंडिया के, ढाका, सूरत और मुर्शिदाबाद।
मुर्शिदाबाद। द परमानेंट सेटलमेंट रिमेन्ड रेस्ट्रिक्टेड टू, पूरी तरह से परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब तीनों यही तीनों जगह पे था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे। emerged as a major producer of export crops such as jute, opium and indigo। ये सब तीनों जो है बिहार, अवध और बंगाल प्रोड्यूसर है इन सब चीजों के क्रॉप्स के। What cultivation was forced upon the peasant and nothing else in the field chosen by the English planter। मतलब कौन सी ऐसी फसल थी जिसको अंग्रेजों ने कहा कि यही तुम्हें पैदा करनी है, इसके अलावा कोई नहीं, वरना तुम्हारे घर सब कुछ जला दिया जाएगा। तो वो थी यहाँ पे इंडिगो। इंडिगो बोलते हैं आपको नील की जो फसल होती है, अफीम गांजा टाइप से होता है उस टाइप की मतलब। द मैन्युफैक्चरर इन इंग्लैंड रिक्वायर्ड अदर रॉ मटेरियल आल्सो। जो इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर होता था चीज़ों का, उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता, वो कौन से रॉ मटेरियल थे? वो थे कॉटन और ऑयल सीड्स। हु वाज अपॉइंटेड टू इंक्वायर इनटू द टाइटल डीड्स द ऑनर ऑफ लार्ज स्टेट। किसको अपॉइंट किया गया था ताकि वो जो बड़े बड़े लोग हैं उन पे वो अपनी इंक्वायर कर सके? इना इनम कमीशन। ड्यूरिंग द वार ऑफ 1857 हु wrought havoc and added greatly to difficult the of the British। सिपाही ऑफ अवध। द मिलिट्री कॉज ऑफ द फर्स्ट बार ऑफ इंडियन 1857। तो ये कि ये सारे मैंने लिख रखे हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ये आपके मिलिट्री कॉजेस में आएंगे। और इसको आप जितने भी कॉमा लगा के लिख रखे तो ये अलग अलग करके लिखे हुए हैं। ये मैंने इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको एक तरह से सब तरह के कॉजेस पीछे लिखे थे सोशल के। और तो ये सारे कॉजेस के नाम हैं जो आपके मिलिट्री कॉजेस हुए थे जब फर्स्ट बार इंडिपेंडेंस हुआ था। तो कॉमा भी जो है कॉमा लगा के अलग अलग इंडिकेट कर रखा है, तो सारे ही ये मिलिट्री कॉजेस है, आप इसको याद कर लेंगे। दीज आर करेक्ट। द नेटिव सिपाही कुड नॉट राइज अबव द रैंक। जो नेटिव सिपाही जो अपने देश के लोग थे सैनिक, उनकी किससे ऊपर उनकी रैंक नहीं थी, तो रिसालदार और सूबेदार से ऊपर उनकी पोस्ट अंग्रेज लोग होने नहीं देते थे। द मैक्सिमम पे दैट सूबेदार ऑफ इन्फिनिटी। जो मैक्सिमम तनख्वाह होती थी सूबेदार की, वो कम से कम तनख्वाह किस वाले से होती थी? वो होती थी रॉ इंग्लिश रिक्रूट, यानी कि जो अभी तरह पूरी तरह से मतलब इंग्लिश के जो ब्रिटिश लोग जॉब्स करते थे उनकी जो कम से कम सैलरी थी वो सूबेदार की मैक्सिमम सैलरी के बराबर हुआ करती थी। इट मीन इंडियन को सैलरी बहुत कम मिलती थी। When डलोजी लेफ्ट इंडिया कंपनी ट्रूप्स कंसिस्ट मोर। जब डलोजी ने इंडिया छोड़ा तो कंपनी यानी कि सेना में सबसे ज्यादा लोग किसके थे? इंडियन सोल्जर्स के। द बार ऑफ इंडिपेंडेंस बार सपोज टू द बिगिन। इंडिपेंडेंस का बार कब हुआ था? 31 मई 1857। ऑन 29 मार्च 1857 विच ब्राह्मण सोल्जर हु बिलोंगिंग टू द रेजिमेंट एट द बैरकपुर रिफ्यूज टू द बाइट द ग्रीस कार्टेज। किसने ग्रीस कार्टेज को लेने से मना कर दिया? कार्टेज बोलते हैं कारतूस को, जो कि मतलब लेने मना कर दिया, वो था मंगल पांडे। हु किल्ड, जो किसने इंग्लिश के दो ऑफिसर को मार दिया था, वो है मंगल पांडे। 6 मई कितने सोल्जर ने मना कर दिया था कि वो टच नहीं करेंगे कार्टेज ऑफ द परेड ग्राउंड, मतलब कि वो अब कारतूस को छुएंगे भी नहीं, तो वो थे 85 लोग। ये मेरठ की घटना है। व्हाट वाज द नेम ऑफ बहादुर शाह वाइफ। बहादुर शाह की वाइफ का नाम था बेगम जीनत महल। बहादुर शाह हैड टेकन शेल्टर विद हिज फैमिली। बहादुर शाह ने अपनी फैमिली के संग कहाँ पे शरण ली थी? द टर्म ऑफ हुमायूं, हुमायूं के मकबरे में। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ रंगून। रंगून का प्रेजेंट नेम क्या है? म्यांमार। ऑन विच डेट बहादुर शाह डाइड। बहादुर शाह की मृत्यु कब हुई थी? 7 नवंबर 1862 में। ऑन विच प्लेस बहादुर शाह डाइड। बहादुर शाह की
मृत्यु किस जगह पे हुई थी? रंगून, म्यांमार में। द टू सन ऑफ द किंग बहादुर शाह एंड वन हिज ग्रांड सन वर शूटेड। किसने बहादुर शाह के दो लड़के और उसकी ग्रांड मतलब लड़के पोते को मार दिया था? किस अंग्रेज ने? तो वो था लैंड हॉटसन ने। हु वाज द सक्सेसफुल इन द एंट्री कानपुर एंड डिफेंडिंग ना, किसने सक्सेसफुल एंट्री करी थी कानपुर ने, जिसने नाना साहब को हरा दिया? जनरल हैवेलॉक। हु इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग डिफेक्ट अपॉन द नाना साहब ट्रूप्स ऑन 6 दिसंबर 1857। किसने नाना साहब की सेना को पूरी तरह से परास्त कर दिया था? सर कोलिन कैंपबेल। नाना साहब फ्ली टू बर्ड, नाना साहब कहाँ भाग गए थे? नेपाल। तात्या टोपे रिटार्डेड टू, तात्या टोपे किधर किधर गए थे? कल्पी। बेगम हजरत महल वाज द क्वीन ऑफ, बेगम हजरत महल किसकी क्वीन थी? नवाब ऑफ अवध की। द चीफ कमिश्नर हैड कन्वर्टेड हिज ओन रेजिडेंस नोन एज द रेजिडेंसी इन। किस कमिश्नर ने अपने घर को एक शेल्टर कर बना दिया था यूरोपियंस के लिए? तो वो थे सन हेनरी लॉरेंस। इन मार्च 1858 इवेंटली फेल इनटू द हैंड ऑफ ब्रिटिश। लखनऊ जो था वो अंग्रेजों के हाथों में आ गया था। हु वाज द सेंट्रल लीडर ऑफ इंडिया, सेंट्रल लीडर ऑफ इंडिया के कौन थे? सेंटर में कौन थे? बोथ टाटिया टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। द बैटल बिगेन एट झांसी अर्ली, बैटल जो झांसी की थी कब स्टार्ट हुई थी? जून 1857। हु लेड साइज टू द फोर्टेस ऑफ झांसी इन मार्च 1558? सर ह्यूज रोज। द रानी स्लिप्ड आउट ऑफ द फोर्टेस ऑन द नाइट। रानी लक्ष्मीबाई कब जो रात को भागी थी वो कौन सी डेट थी? 4 अप्रैल 1858। रानी लक्ष्मीबाई फ्लेड टूबर्ट, रानी लक्ष्मी कहाँ किधर किधर भाग गई थी? वो भाग गई थी कल्पी, जहाँ पे वो मिल गई थी किससे जाके? टाटिया टोपे से। वो ज्वाइन कर लिया था उन्होंने वहां जाके। रानी एंड टाटिया देन मैनेज टू कैप्चर द फॉरेस्ट, रानी और टाटिया टोपे ने किसको मतलब अंग्रेजों के हाथों से छीन लिया? वो जगह कहाँ की थी? कहाँ का किला था? ग्वालियर का। और किससे छीन लिया था? सिंधिया से। हु पेड ट्रिब्यूट रानी, ये लाइन देखिए, द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल्स, ये किसने कही थी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में? तो ये कहा सर ह्यूज रोज ने। इन बिहार द बार वाज फाउंड बाई द ऑनर ऑफ द वेस्ट स्टेट एंड आरस एंड जगतपुर नियर पटना। बिहार से कौन लड़ रहा था अंग्रेजों के अपोजिट में? तो वो थे राजपूत कुंवर सिंह। तो यहाँ पे ये एमसीक्यू खत्म होते हैं। अब